हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास ऑफ साइंस। आज हमारा उद्देश्य है, आज जो हमारा विषय है वह हमको देखना है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या होता है, अयस्कों का हम किस प्रकार से सांद्रण करने की प्रक्रिया करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग देखेंगे कि धातु निष्कर्षण के क्या चरण है। व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल। धातुओं के निष्कर्षण में किन चरणों का उपयोग किया जाता है। अब देखिए बेटा, बहुत सिंपल सी बात आपको बता रहे हैं। घरों में आपने अपनी माताजी को, मम्मी को सब्जी बनाने की प्रक्रिया देखा होगा। सब्जी बनाने की प्रक्रिया में वह पहले सब्जी को अच्छी प्रकार से छीलती हैं, फिर उसको काटती हैं, धोती हैं, फिर उसको कढ़ाई या कुकर में डाल करके फ्राई करती हैं। फ्राई करने के पश्चात उसमें मसाला, तेल या जो भी प्रक्रियाएं हैं यह सब डाल करके और तब अंततोगत्वा लास्ट में जाकर के एक शानदार टेस्टी सब्जी तैयार होती है। तो यहाँ पर कुछ चरण होते हैं, उन चरण के आधार पर ही धातु का निष्कर्षण किया जाता है। तो धातु के निष्कर्षण में जो सबसे पहला चरण है वह है धातु का खनन किया जाता है, माइनिंग ऑफ मिनरल। माइनिंग ऑफ मिनरल क्या है? पृथ्वी के क्रस्ट पर या पृथ्वी के क्रस्ट के अंदर वह 200-300 मीटर, 400 मीटर या 1000 मीटर नीचे हो सकता है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? खनिजों को अर्थ क्रस्ट से या पृथ्वी के भूपर पटी से हम इनकी खुदाई करते हैं और खुदाई करने के पश्चात उनको एकत्रित किया जाता है। फिर इसके पश्चात क्या है? अब यहां से जो भी मिनरल या अयस्क हमको खनिज मिले हुए हैं, इन खनिजों में से अयस्क की पहचान की जाती है। अब इसके संबंध में अयस्क की पहचान का मतलब ये हुआ कि हमको ये देखना है कि किससे कम मेहनत पर कम पैसा खर्च करके हमको बड़ी आसानी से धातु प्राप्त हो सकती है, इसकी पहले पहचान करना है। तो सबसे पहले हमने खनिज की माइनिंग किया, इसके पश्चात अयस्क की पहचान कर लिया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ओर कर लिया। और ओर में अगली विशेषता यह होनी चाहिए कि ओर में इंप्यूरिटीज की मात्रा कम होनी चाहिए, क्योंकि इंप्यूरिटी या अशुद्धियां जितना कम होंगी वह उतना आसानी से धातु को प्रदान करेगा। जैसे घरों में आपने देखा होगा कि चावल को बनाने से पहले उसको बीनते हैं, उसमें जो कंकड़ पत्थर हैं उनको निकालते हैं, वह अशुद्धियां हैं, उनको हम आसानी से खा नहीं सकते हैं। तो अब इसके पश्चात जब अयस्क की पहचान हो जाती है, अयस्क हमको प्राप्त हो जाता है, तब इसके पश्चात अब इसके क्रशिंग की प्रक्रिया होती है या इनको कूटने और पीसने की प्रक्रिया होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करते हैं। अब अयस्क को हम छोटे छोटे टुकड़ों में क्यों परिवर्तित करते हैं या उनको पीस करके पाउडर के रूप में क्यों परिवर्तित करते हैं? उससे सरफेस एरिया बढ़ जाती है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ने का फायदा क्या होता है? रासायनिक अभिक्रियाएं बड़े आसानी से संपन्न होती हैं। जैसे अगर आपसे कोई कह दे कि गेहूं लेकर के और आप इससे रोटी बना दीजिए, तो क्या गेहूं लेकर के आप उससे रोटी बना सकते हैं? ना, गेहूं लेकर के आप रोटी नहीं बना सकते हैं। गेहूं को पहले आप चक्की के पास भेजेंगे या चक्की में उसकी पिसाई होगी और उससे आटा तैयार होगा, और आटा तैयार होने के बाद उसमें पानी मिलाते हैं, गूंथते हैं, फिर उसको बेला जाता है, रोटी बनाई जाती है और रोटी को फिर सेकने के पश्चात वह फूलती है। वहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो हमने कहा कि जब क्रशिंग की प्रक्रिया होती है या कूटने पीसने की प्रक्रिया हो जाती है, तो उससे अयस्क का पृष्ठीय क्षेत्रफल या सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और जब पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ जाता है तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, यह रासायनिक क्रिया बड़ी ही सुगमता से या बड़ी ही आसानी से होती है। तो देखिए बेटा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया, ये तीसरा स्टेप हो गया। अब चौथा स्टेप है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण या कंसंट्रेशन ऑफ ओर क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब होता है अयस्क में धातु की मात्रा को बढ़ाना। अब धातु की मात्रा को बढ़ाने का मतलब है कहीं बाहर से ले आकर के उसमें थोड़े डाल देना है,
उसको बाहर से ले आकर के नहीं डालना है। जो अयस्क आपके पास है उसमें जो अशुद्धियां हैं उन अशुद्धियों को आप बाहर निकालेंगे, तो अशुद्धियों को बाहर निकाल करके उसमें अयस्क की मात्रा बढ़ा देते हैं। जैसे जब धान की कुटाई होती है तो उसमें आप देखेंगे कुछ भूसी बची रहती है और उस भूसी को बड़े आसानी से फटक करके या पंखे के सामने उसको उड़ाया जाता है और उसमें से जो कुछ भी इस तरह के टिनी पार्टिकल्स हैं वो टिनी पार्टिकल बड़े आसानी से निकल जाते हैं, तो अच्छी प्रकार से चावल हमको मिल जाता है। तो वही प्रक्रिया अयस्क के सांद्रण की है। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मींस इंक्रीजिंग द मेटेलिक पार्टिकल इन द ओर, अयस्क में धातु की मात्रा को बढ़ाने की प्रक्रिया। अब देखिए बेटा, जब यह प्रक्रिया हो जाती है अयस्क के सांद्रण की प्रक्रिया, तब इसके रोस्टिंग और कैल्सिनेशन की प्रक्रिया होती है, भर्जन या निस्तापन की प्रक्रिया होती है। तो भर्जन या निस्तापन की प्रक्रिया क्या है? भर्जन का मतलब होता है भूनना और निस्तापन का मतलब भी होता है भूनना। तो दोनों, अब उसमें यह है कि ऑक्सीजन की कम मात्रा में रोस्टिंग की जाएगी या ऑक्सीजन की कम उपलब्धता में इसको जलाया जाएगा या ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में इसको जलाया जाएगा। और इस प्रक्रिया का जो भर्जन और निस्तापन की प्रक्रिया है, इसमें हम करते क्या हैं? इसमें जो हमारा काम होता है, अब सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित करते हैं। अब यहां पर इसको ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो भर्जन या निस्तापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सांद्रित अयस्क को ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब इसके पश्चात रिडक्शन की प्रक्रिया होती है या अपचयन की प्रक्रिया होती है। अपचयन की प्रक्रिया का अर्थ हुआ कि यहां पर कोई अपचायक मिलाते हैं, चाहे वह कार्बन हो सकता है, कोयले और कोक के रूप में हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, एल्युमिनियम हो सकता है या सोडियम, यह सभी अपचायक के रूप में कार्य करते हैं और यह धातु को उससे निकालने की प्रक्रिया करते हैं या जो ऑक्साइड हैं उन ऑक्साइड से धातुओं को अलग करने की प्रक्रिया को संपादित करते हैं। इसके पश्चात आ जाता है शोधन की प्रक्रिया या प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया। तो शोधन का मतलब है कि अपचयन के पश्चात हमको धातु मिल गई, वह धातु 90% जो है सही हो सकती है या उसमें धातु की मात्रा 90% हो सकती है, 92% हो सकती है। अब प्यूरिफिकेशन के द्वारा या शोधन की प्रक्रिया के द्वारा उसमें धातु की मात्रा को बढ़ाया जाता है। यहां पर देखिए, शोधन की जो प्रक्रिया होती है या प्यूरिफिकेशन की जो प्रक्रिया होती है, यह 4 प्रक्रियाएं यहां पर प्रमुख रूप से हैं। इन चारों प्रक्रियाओं को देखिए, पहली जो है आसवन की प्रक्रिया है, दूसरी द्रवीकरण की प्रक्रिया है या लिक्विफिकेशन की प्रक्रिया है, तीसरी ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है और चौथी जो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है या विद्युत शोधन की प्रक्रिया है। अब थोड़ा थोड़ा यहां पर बताते हैं क्योंकि हमको केवल यहां पर विद्युत शोधन की जो प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया को क्लास 10th में देखना है, अन्य प्रक्रियाओं को यहां पर नहीं देखना है। आसवन का मतलब होता है कि किसी द्रव को गर्म करके उससे जो वाष्प बन रही है, वाष्प को ठंडा करके एकत्रित कर लिया जाता है, वह प्रक्रिया आसवन की प्रक्रिया कहलाती है। इसी प्रकार से लिक्विफिकेशन का मतलब या द्रवीकरण की प्रक्रिया का मतलब हुआ कि जो धातु लिया आपने, उस धातु को मेल्ट कर दिया, उसको आपने गर्म करके उसको द्रव के रूप में परिवर्तित किया और उसके बाद उसके शुद्धिकरण की प्रक्रिया होगी। ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया इसके पहले जानते हैं कि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है। और जो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग है, उस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं या विद्युत अपघटन, वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन किए जाते हैं। विद्युत के प्रवाह से रासायनिक परिवर्तन किए जाते हैं, वह प्रक्रिया इलेक्ट्रो रिफाइनिंग की प्रक्रिया कहलाती है। धातु निष्कर्षण के जो चरण थे उसको हम लोगों ने देख लिया। अब यहां पर देखिए बेटा, सक्रियता के आधार पर किस प्रकार से निष्कर्षण की प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि आपको बताया कि कुछ धातुएं जो है अति सक्रिय होती हैं, कुछ मध्यम सक्रिय होती हैं और कुछ न्यूनतम सक्रिय होती हैं। तो अब भाई
जिस तरह का बच्चा होता है उस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। आप देखेंगे कुछ बच्चे हैं, एक बार बता दीजिए बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पीछे लगना पड़ता है तब वो चीजों को समझते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि आप उनके पीछे चाहे जितना लगे रहें उनमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो वही प्रक्रिया यहां पर भी है। सक्रियता श्रेणी के आधार पर निष्कर्षण के क्या चरण हैं उन चरणों को हम लोग देखेंगे। अब यहां पर देखिए उच्च सक्रिय धातुओं में जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, यह सभी जो है उच्च सक्रिय धातुएं हैं। यह सोडियम और पोटेशियम केवल लीजिए, सोडियम और पोटेशियम यहां पर उच्च सक्रिय धातुओं के रूप में है। इनके लिए क्या करेंगे कि अगर उच्च सक्रिय धातु होगी तो उसके अयस्क का जो है मोल्टेन स्टेट ले लेंगे या उनकी गलित अवस्था ले लेंगे और गलित अवस्था का विद्युत अपघटन करा देंगे। विद्युत अपघटन कराने से शुद्ध धातु हमको प्राप्त हो जाएगी। अब दूसरी प्रक्रिया है कि मध्यम सक्रिय धातु या मॉडरेट जो एलिमेंट हैं या मॉडरेट जो मेटल्स हैं, उस मॉडरेट मेटल्स में अब दो तरह के अयस्क हो सकते हैं, या तो कार्बोनेट अयस्क हो सकते हैं या तो सल्फाइड अयस्क हो सकते हैं। तो कार्बोनेट अयस्क का यहां पर कैल्सिनेशन किया जाता है, कैल्सिनेशन किया जाता है, ये याद रखिए। यह कार्बोनेट अगर अयस्क होगा तो वहां पर निस्तापन की अभिक्रिया होगी या कैल्सिनेशन की अभिक्रिया होगी। अगर सल्फाइड अयस्क है तो वहां पर भर्जन की अभिक्रिया होगी, यह रोस्टिंग की प्रक्रिया होगी। और इस भर्जन और निस्तापन दोनों प्रक्रियाओं का एकमात्र उद्देश्य है कि जो अयस्क आपको मिला हुआ है उस अयस्क को उसके धातु ऑक्साइड में परिवर्तित कर दिया जाए। जब धातु ऑक्साइड हमको मिल जाता है तो धातु ऑक्साइड का अपचयन कर देते हैं। अपचयन के फलस्वरूप हमको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार से प्राप्त जो शुद्ध धातु है उसका शोधन कर दिया जाता है या प्यूरिफिकेशन कर दिया जाता है। फिर इसके पश्चात न्यूनतम सक्रिय धातुओं के संबंध में चर्चा करते हैं। यहां पर आपको बताया था कि प्लेटिनम और गोल्ड यह दोनों फ्री स्टेट में मिलते हैं, यह दोनों फ्री स्टेट में मिलते हैं। इसके अलावा कॉपर है, मरकरी है और सिल्वर। कॉपर, मरकरी और सिल्वर ये फ्री स्टेट में भी मिल सकते हैं और कंपाउंड स्टेट में भी मिल सकते हैं। तो जो न्यूनतम सक्रिय धातुएं हैं अगर उनका ऑक्साइड अयस्क होगा तो ओनली हीटिंग, केवल गर्म करके आप क्या करेंगे, गर्म करके यहां से धातु प्राप्त हो जाएगी और फिर धातु का शोधन कर लेंगे या इसका प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। तो अगर ऑक्साइड अयस्क है तो केवल गर्म करने की प्रक्रिया करेंगे, धातु प्राप्त हो जाएगी और इसके पश्चात धातु का शोधन कर लेंगे, यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन अगर उस धातु का सल्फाइड अयस्क है तो भर्जन की प्रक्रिया होगी या रोस्टिंग की प्रक्रिया होगी, इसके बाद रिडक्शन की प्रक्रिया या अपचयन की प्रक्रिया होगी और वहां से जो धातु प्राप्त होगी उस धातु के शोधन की प्रक्रिया कर लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि अयस्क के सांद्रण की क्या प्रक्रिया है या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, क्योंकि मैंने पहला स्टेप बताया कि माइनिंग की जाती है, दूसरा अयस्क की पहचान की जाती है, फिर क्रशिंग की प्रक्रिया या कूटने पीसने की प्रक्रिया होती है और जो चौथी प्रक्रिया है वो अयस्क का सांद्रण है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है कि अयस्क से अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया जो है वह अयस्क का सांद्रण कहलाती है। इसका मतलब है जो अयस्क हमने लिया उस अयस्क में धातु की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, अशुद्धियों को उससे दूर करने की प्रक्रिया कर रहे हैं। अब यहाँ पर यह चार प्रक्रियाएं सामान्यतः उपयोग की जाती हैं। पहला जो है वो गुरुत्व पृथक्करण है, दूसरा यहाँ पर फेन प्लवन विधि है, तीसरा यहाँ पर चुंबकीय पृथक्करण है और चौथा यहाँ पर रासायनिक पृथक्करण है। तो इन चार विधियों के द्वारा सामान्यतः किसी धातु का सांद्रण किया जाता है या धातु के अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अब यहाँ पर देखिएगा गुरुत्व पृथक्करण क्या है या क्या होता है, यह सिद्धांत क्या इसका है, यह सिद्धांत है कि अयस्क व अशुद्धि का घनत्व अलग अलग होता है। तो इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है कि अयस्क और अशुद्धियों का जो घनत्व है वो अलग अलग होता है। अब इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए एक सेटअप बनाया जाता है। यह एक इंक्लाइंड प्लेन होता है या यह एक नत समतल होता है या कंपन करने वाला तल होता है। जिस प्रकार से आपने
गेहूं की मड़ाई के समय में देखा होगा कि नीचे लगा रहता है और वो बड़े आसानी से इस प्रकार से वाइब्रेट करता रहता है, गेहूं एक तरफ हो जाता है और सरसों छन करके नीचे आ जाती है। उसी तरह का ये वाइब्रेटिंग इंक्लाइन प्लेन होता है और यहाँ पर ऊपर से जो सांद्रित अयस्क है उस सांद्रित अयस्क को डाला जाता है और पानी की इस पर बौछार की जाती है या बहुत तेजी से पानी इस पर डाला जाता है। अब जिस प्रकार से यह धातु अयस्क इस पर धीरे धीरे आगे बढ़ता है, पानी से इसकी धुलाई होती चली जाती है, अशुद्धियां बह करके निकल जाती हैं और जो धातु है वह धातु का ऑक्साइड या अन्य चीजें एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। तो यहाँ पर जो पृथक्करण है वह पृथक्करण यह किस प्रकार से होता है? सिद्धांत क्या है? यह घनत्वों का अंतर कहने का मतलब हुआ कि अशुद्धि और धातु अयस्क के घनत्वों का अंतर होगा। फिर धातु अयस्क खांचे में एकत्रित हो जाता है, खांचे में एकत्रित हो जाता है और अशुद्धियां पानी के साथ बह जाती हैं। अशुद्धियां पानी के साथ बह जाती हैं। तो ये पृथक्करण की प्रक्रिया हो गई। अब देखिए अगला है फेन प्लवन विधि। फेन प्लवन विधि या फ्लोटेशन विधि, इसका इस्तेमाल सामान्यतः सल्फाइड अयस्क के लिए किया जाता है और यह किस सिद्धांत पर काम करता है? हर एक के पीछे कुछ न कुछ कारण है। अब यहाँ पर जो फोर्थ फ्लोटेशन मेथड है या फेन प्लवन विधि है, किस सिद्धांत पर काम करता है? यहाँ पर अयस्क तेल द्वारा भीगता है जबकि अशुद्धियां पानी से भीगती हैं। मीन्स ore is weighted by oil and impurities are weighted by the water। यह यहाँ पर सिद्धांत है। अब उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए एक बड़ा सा टैंक लेते हैं, उस टैंक में जो पाउडर किया हुआ अयस्क है या सांद्रित अयस्क है, उस अयस्क को पीसे हुए क्रशिंग किए हुए अयस्क को पानी के साथ इसमें मिला दिया जाता है और इसमें कुछ भाग तारपीन का तेल मिला करके और बड़ी तेजी से इसमें वायु प्रवाहित की जाती है। यहाँ पर देखिए बड़ी तेजी से यहाँ पर एयर स्टीम प्रवाहित की जाती है और जैसे ही स्टीम यहाँ पर एयर की प्रवाहित की जाएगी तो इसमें झाग बनने की प्रक्रिया होती है और यह झाग ऊपर की, क्योंकि झाग हल्का होता है तो ये ऊपर की तरफ उठता है, अशुद्धियां भारी होती हैं, ये नीचे की तरफ बैठ जाती हैं। तो यहाँ पर झाग के साथ सल्फा जो भी अयस्क है वह अयस्क झाग के साथ हो जाता है, अशुद्धियां यहाँ पर नीचे बैठ जाती हैं। और यहाँ पर जो पृथक्करण की प्रक्रिया है वह पृथक्करण की प्रक्रिया में आपको बताया, इस पृथक्करण में अब आप देखिए अशुद्धियां यह पानी से भीगती हैं और नीचे बैठ जाती हैं। फिर देखिएगा यहाँ पर अब जो अयस्क है यह तेल से भीगता है और झाग के साथ ऊपर आ जाता है। तो यह प्रक्रिया है फेन प्लवन के पृथक्करण की विधि में।
अब अयस्क के जो सांद्रण की तीसरी विधि है, जिसको हम मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं या चुंबकीय पृथक्करण की विधि कहते हैं, उस विधि को हम लोग देखेंगे। अब सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। जब हम चुंबकीय पृथक्करण की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि इसमें अयस्क जो है वो चुंबकीय प्रकृति का होगा और अशुद्धियां जो है अचुंबकीय प्रकृति की होगी, और वह मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी, और जो इम्प्योरिटी होगी, इम्प्योरिटी में नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी होगी। इसी सिद्धांत का यहां पर उपयोग किया जाता है। अब देखिए बेटा, इसके लिए करते क्या है, इसके लिए यहां पर यह प्रक्रिया देखिए बनाया गया है। रोलर, दो रोलर लगे होते हैं, इनके ऊपर एक बेल्ट मूव करता है। अब दोनों रोलर में, जैसे इसको हम कह लें ए और इसको कह लें बी, तो ए रोलर जो है वो मैग्नेटिक रोलर होता है या चुंबकीय रोलर होता है, जबकि यहां पर जो बी रोलर है वह अचुंबकीय रोलर होता है। अब इसके ऊपर अयस्क पाउडर को गिराते हैं और बेल्ट के सहारे या पट्टे के सहारे या इस प्रकार से आगे बढ़ता है। जैसे ही बेल्ट से होकर के यह चुंबकीय रोलर के पास पहुंचता है, तो जो चुंबकीय अयस्क है यह इससे चिपक जाता है, अशुद्धियां इससे दूर गिर जाती हैं, और यहां पर एक फाइन आयरन लगा करके या पतली लोहे की पत्ती लगा करके इसको यहां से अलग कर लेते हैं। अयस्क हमारा अलग हो जाता है और यह पट्टा या यह बेल्ट लगातार चलता रहता है, और इस प्रकार से अयस्क पाउडर इस पर क्रमिक रूप से आगे बढ़ते हुए और चलता है। अयस्क एक जगह पर या चुंबकीय कण एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं और अशुद्धियां दूर हो जाती हैं। तो यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, चुंबकीय अयस्क होगा और अचुंबकीय अशुद्धियां होंगी। यह मैग्नेटाइट अयस्क के लिए, जैसे Fe3O4 जो कि आयरन का अयस्क है, उसके लिए इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। पृथक्करण में अयस्क चुंबकीय रोलर पर जाकर के चिपक जाता है और अशुद्धियां दूर गिर जाती हैं। यह प्रक्रिया अयस्क के सांद्रण की मैग्नेटिक सेपरेशन की विधि है। अब चौथी बात करते हैं कि रासायनिक पृथक्करण क्या है या केमिकल सेपरेशन की प्रक्रिया क्या है। तो अयस्क व अशुद्धियां किसी रिएजेंट से या किसी अभिकर्मक से अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया करती हैं और अलग अलग परिणाम देती हैं। अब देखिए, इसी सिद्धांत का उपयोग किया जाता है यहां पर। जैसे बॉक्साइट अयस्क से Al2O3 इंटू 2S2O से एल्यूमिना जब प्राप्त किया जाता है, Al2O3 प्राप्त किया जाता है, तो उसके लिए बेयर विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहां पर यह बात जो है वो आगे की कक्षाओं में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार से केमिकल सेपरेशन की प्रक्रिया की जाती है, या बॉक्साइट अयस्क से किस प्रकार से एल्यूमिना प्राप्त किया जाता है। प्यारे बच्चों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव ए नाइस डे।